देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में लॉकडाउन की मियाद बढ़ने के साथ प्रवासी मजदूरों के हालात और खराब हो गए। देश के 3 राज्यों में मजदूर आज सड़कों पर उतरे और अपने हक के लिए प्रदर्शन किया। झारखंड और बंगाल की सीमा पर मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। ये मजदूर सीमा पर रोके जाने से नाराज थे। ये मजदूर पश्चिम बंगाल से अपने गृह राज्य झारखंड लौटना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इनको सीमा पर ही रोक दिया, जिसके बाद 500 से ज्यादा मजदूरों ने हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ये मजदूर पिछले 3 दिनों से बंगाल और झारखंड की सीमा पर बैठे हैं और घर वापसी की राह देख रहे हैं। जम्मू के कठुआ में भी टेक्सटाइल मिल के सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए। इन मजदूरों की मांग है कि इनका 2 महीने का वेतन दिलवाया जाए। नाराज मजदूरों ने टेक्सटाइल मिल पर पत्थरबाजी की और जम्मू पठानकोट हाईवे पर भी तोड़फोड़ की। अपने वेतन की मांग करते हुए इन मजदूरों ने उन्हें अपने घर भेजने और साथ ही बकाया वेतन के जल्द भुगतान की मांग भी रखी है। फिलहाल पुलिस ने मजदूरों को समझाकर हालात पर काबू पा लिया है। कमरा मालिक किराया ले लिया, बेचारे 1800 में कितना दिन मेरा बात तय हो गया, अभी जोर नहीं उधर कर्नाटक के बेंगलुरु में भी प्रवासी मजदूरों ने घर वापसी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये मजदूर सुबह से ही रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हो रहे थे और प्रशासन से मांग कर रहे थे कि उन्हें भेजने के लिए ट्रेन चलाई जाए। इस दौरान पुलिस के अफसर इन मजदूरों को समझाते नजर आए। अच्छी बात यह रही कि इन प्रवासी मजदूरों ने किसी भी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लिया और पुलिस की बात को गंभीरता से सुना। लेकिन यह भी सच है कि जैसे जैसे देश में लॉकडाउन की मियाद बढ़ रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए मजदूरों के मन में अपनी घर वापसी के लिए बेचैनी बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार ने ग्रीन जोन वाले इलाकों में औद्योगिक काम भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मजदूरों की घर वापसी की जंग जारी है। यूपी के शाहजहांपुर में भी औरंगाबाद जैसा हादसा हो सकता है। यहां जब ट्रेन एक स्टेशन पर नहीं रुकी तो कुछ मजदूर चलती ट्रेन से कूद गए। उनकी जान बाल बाल बची। उत्तर प्रदेश के रोजा जंक्शन पर बैठे ये मजदूर इस बात की गवाही हैं कि यहां औरंगाबाद जैसी दिल दहला देने वाली घटना होते होते बची है, क्योंकि अगर इन मजदूरों ने जरा सी भी चूक की होती तो इनका हाल भी औरंगाबाद के मजदूरों की तरह ही हो जाता। अब आपको इनकी पूरी कहानी बताते हैं। ये 5 मजदूर अमृतसर से गोंडा जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार थे। उन्हें शाहजहांपुर में उतरना था, लेकिन ट्रेन शाहजहांपुर में नहीं रुकी तो रोजा जंक्शन पर चलती ट्रेन से कूद गए। ये 5 मजदूर आपस में रिश्तेदार हैं। ट्रेन से कहाँ कूदे? यहीं पे सब उतरे। कहाँ से आए हो तुम? अमृतसर से। कहाँ रहते हो? रहने वाला हम थाना खुदा में लगता है, जिला शाहजहांपुर, और गांव का नाम सूथा में है। शाहजहांपुर ट्रेन नहीं रुकी थी क्या? नहीं सर। सभी लोग साथ में ही क्या? हाँ। स्टेशन पर तैनात जीआरपी ने ट्रेन से कूदे इन मजदूरों की जानकारी रोजा थाने को दी। मौके पर पहुंची रोजा पुलिस और मेडिकल टीम ने 5 मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की। फिर उसके बाद उन्हें तिलहर तहसील में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। पूछताछ में मजदूरों ने बताया कि उन्हें यह बात पता नहीं थी कि ट्रेन शाहजहांपुर नहीं रुकती, इसलिए जब शाहजहांपुर पार हो गया तब मजबूरन रोजा जंक्शन पर कूदना पड़ा। तो ये नहीं पता था कि ये ट्रेन जो है यहाँ स्टॉपिंग नहीं है? सर जी, मैंने वहाँ पे बताया था कि हम शाहजहांपुर जाएंगे, तब उन लोगों ने टिकट दे दिया मुझे वहाँ का गोंडा का, कि अगर बीच में कोई ट्रेन रुके तो उतर जाए। अब मजदूरों के कूदने का कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अगर जरा सी भी भूल होती तो ये भी ट्रेन की चपेट में आ सकते थे। शुक्रवार की सुबह देश के लिए सबसे मनहूस सुबह साबित हुई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रैक पर सो रहे 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। रेलवे ट्रैक का मंजर जितना डरावना है, उतना ही दिल को झकझोर देने वाला भी। रेलवे ट्रैक पर रोटियों के टुकड़े पड़े थे, चप्पलें पड़ी थीं। जिन रुपयों को खून पसीने से कमाया था वो कागज के नोट पड़े थे। ये सब उन मजदूरों के थे जिनकी गलती ये थी कि वो रेलवे ट्रैक पर ही सो गए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आई हैं। लॉकडाउन के चलते सभी मजदूर अपने घर जाने के लिए 40 किलोमीटर पैदल चलकर आए थे। रेलवे ट्रैक पर पैदल चलते हुए जालना से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जा रहे थे। रास्ते में थक कर सो गए और तभी वहां से गुजरने वाली एक मालगाड़ी ने इन्हें रौंद डाला। 16 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई।
थकने के कारण मजदूर ये रेलवे पटरी के ऊपर ही सो गए थे। इतने वो गहरी नींद सो रहे थे कि मालगाड़ी जो है, ट्रेन जो है वो आने के बाद भी उन्हें पता नहीं चला और वो ट्रेन जो है, मालगाड़ी उनके ऊपर से चली गई, जिसमें करीब 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। मौके पर औरंगाबाद की एसपी पहुंची, उन्होंने मामले की पूरी जानकारी दी। जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। 16 मजदूरों के ट्रेन से कटकर हुई मौत पर पूरा देश गमजदा है। वहीं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महाराष्ट्र से मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल प्लेन भेजने की बात की है। एक स्पेशल विमान पूरी टीम लेके रवाना हुआ है। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसकी गहराई में भी जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। औरंगाबाद के रेलवे ट्रैक से आया खौफनाक मंजर बेहद डरावना है, बेहद दर्दनाक है। न जाने देश में मजदूरों के बुरे दिन कब खत्म होंगे। लॉकडाउन के बीच देश के अलग अलग शहरों से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं दरोगा का सिर फोड़ दिया गया तो कहीं खेलने के दौरान खून खराबा हुआ। जिस पुलिस वाले के सिर से खून बह रहा है वो नोएडा के सेक्टर 20 थाने में तैनात दरोगा हैं। लॉकडाउन का पालन ना करने पर उन्होंने एक रिक्शे वाले को रोका तो गुस्से में रिक्शे वाले ने ईंट उठाकर दरोगा के सिर पर मार दी। ईंट लगते ही दरोगा के सिर से खून बहने लगा। पास में खड़े लोगों ने फौरन रिक्शे वाले को पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि रिक्शे वाले ने शराब पी रखी थी। इस घटना के बाद से पुलिस वालों में बहुत गुस्सा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। लॉकडाउन के दौरान ये लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन इसी बीच लड़कों में बहस हो गई। ये बहस मारपीट में बदल गई और फिर जमकर एक दूसरे पर बैट और स्टंप से हमला करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें तेलंगाना के एक हाई स्कूल क्रिकेट मैदान से आई हैं। इस मारपीट में कई लड़के खून से लथपथ हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान सभी को घरों में ही रहना है, लेकिन ये लोग न सिर्फ खुलेआम क्रिकेट खेल रहे हैं बल्कि मारपीट भी कर रहे हैं। अब घर की छत से बनाए गए इस वीडियो को देखिए। मुरादाबाद से आए इस वीडियो में कई लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो कबड्डी खेलते खेलते आपस में भिड़ गए। झगड़े ने इतना तूल पकड़ लिया कि बच्चों के झगड़े में बड़े भी कूद पड़े और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम कबड्डी खेल रहे थे अंकल, फिर ये आउट हो गया था। ये मारने था, फिर कौन आउट हो गया था बेटा? ये करण ऊपर वाला। फिर मारने लगा। एक तरफ लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे, वहीं दूसरी तरफ खुलेआम मारपीट करने से भी बाज नहीं आ रहे और अब बच्चों के झगड़े में उनके घर वाले भी शामिल हो गए हैं। यूपी के हरदोई में शराब के नशे में एक रिटायर्ड अफसर ने अपने घर में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बेटे बहू को गोलियां और धमकी दी और पुलिस के आने पर वो बाथरूम में छुप गया। या तो मकान खाली कर दो या तो अपनी और सिर्फ तुम्हारी डेड बॉडी जाएगी। इस वीडियो में शराब के नशे में गाली गलौज करने वाले परिवहन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी आरपी गुप्ता हैं। हाथ में पिस्टल लेकर ये अपने बेटे बहू को धमकी दे रहे हैं। नशे में इन्होंने घर के अंदर ही कई राउंड फायरिंग भी कर दी। यह सुनकर पड़ोसी डर गए। उन्होंने दूर से ही इनका वीडियो भी बना लिया। तड़ातड़ गोलियों की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को आता देख ये रिटायर्ड अधिकारी बाथरूम में जाकर छुप गए। पुलिस ने किसी तरह दरवाजा तोड़कर आरोपी रिटायर्ड अधिकारी को बाहर निकाला। लाके अपने पास से वो फोटोग्राफी करा रहे हैं। चलो। पुलिस ने आरोपी आरपी गुप्ता के घर से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ 2 अवैध असलहे भी बरामद किए हैं। इसके बाद अपने ही बेटे पर इन्होंने जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। कौन मारना चाहता है? बड़े लड़के हमारे 8 बजे 15 दिन से कुछ खाना नहीं दे रहे थे, अपना खाना बाहर से लाते थे। उसके बाद भी इन्होंने कहा घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। कहा जा रहा है कि जब पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले गई तब उन्होंने अपने कपड़े भी उतार दिए। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 7 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस और 21 कारतूस बरामद हुआ। साथ ही साथ उनके कमरे की तलाशी ली गई तो 2 तमंचे भी बरामद हुए। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आवश्यक कार्रवाई करा रही है। जब से लॉकडाउन में शराब बिकना शुरू हुई है तब से नशे में हंगामा करने वालों की खबरें भी ज्यादा आने लगी हैं। जैसे इन रिटायर्ड अधिकारी ने नशे में आपा खो दिया।
यूपी में सख्त कानून लाए जाने के बावजूद कोरोना योद्धाओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। सहारनपुर के देवबंद में पुलिसकर्मियों को घेर लिया गया। कोरोना के कठिन वक्त में भी कोरोना योद्धाओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से आया है। सहारनपुर जिले में आने वाला देवबंद हॉटस्पॉट है। गुरुवार की रात पठानपुरा इलाके में पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड के जवान वहां की गलियों में ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन इस इलाके में कुछ लोगों ने भीड़ लगा रखी थी। जब गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों ने उन्हें हटाया तो उन्होंने बदसलूकी करनी शुरू कर दी और जवानों की बाइक भी उपद्रवियों ने छीन ली। उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस पर हमले की जानकारी जब स्थानीय थाने को मिली तब वहां से और पुलिसकर्मी पहुंचे। फिर कांस्टेबल और होमगार्ड के जवान का रेस्क्यू किया गया। अब इस इलाके में लगातार पुलिस गश्त कर रही है। एफआईआर के आधार पर वीडियो हम लोगों के जो मिला है उसके आधार पर हम लोग जांच आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया हो, जो पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार किया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में ये हालात तब हैं जब योगी सरकार इस बात का ऐलान कर चुकी है कि कोरोना वॉरियर्स पर हमले करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कोरोना वॉरियर्स पर हमला करता है तो उसे 2 साल से लेकर 5 साल तक की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कोरोना वॉरियर्स पर थूकने या गंदगी फेंकने, आइसोलेशन तोड़ने पर इसी कानून के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इस कानून के तहत कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ समूह को उकसाने या भड़काने पर भी कार्रवाई हो सकती है। देवबंद के पठानकोट में भी इसी नियम के तहत कार्रवाई होगी और उपद्रवियों के खिलाफ यूपी में सख्त कानून के बावजूद कोरोना योद्धाओं के साथ बदसलूकी और उन पर हमले की खबरें लगातार आ रही हैं। जाहिर है अब सरकार के लिए कानून के साथ साथ कड़ी कार्रवाई का वक्त भी आ गया है। वंदे भारत मिशन के तहत दिल्ली एयरपोर्ट पर सिंगापुर से आने वाली फ्लाइट लैंड हो गई है। इस विशेष मिशन में 235 भारतीय हिंदुस्तानी वापस आ गए हैं। यह है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह अब पूरी तरह से बदला नजर आ रहा है। डॉक्टर्स के स्टाफ के साथ एयरपोर्ट पटा पड़ा है क्योंकि सिंगापुर से एयर इंडिया के विशेष विमान के साथ 235 भारतीय हिंदुस्तान वापस लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनकी स्क्रीनिंग की गई। इमिग्रेशन के साथ सभी का हेल्थ चेकअप हुआ। यात्रियों के क्वारंटीन के लिए दिल्ली के अलग अलग 6 होटलों में खास इंतजाम किए गए। अब अगले कुछ दिनों में दुनिया के अलग अलग देशों से हजारों भारतीय हिंदुस्तान वापस लौटेंगे। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऐसा नजारा कभी देखने को नहीं मिला। लॉकडाउन के तीसरे चरण में 21 मार्च के बाद पहली बार एयर इंडिया का एक विशेष विमान 235 यात्रियों को लेकर सिंगापुर से दिल्ली पहुंचा है। विमान से उतरने के बाद इमिग्रेशन से पहले और इमिग्रेशन के बाद सभी यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग की गई और कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए और इसके लिए एयरपोर्ट के भीतर पीपीई किट पहने और मास्क लगाए स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं। अगर बात करें यात्रियों की तो यात्रियों को अब यहां से हेल्थ स्क्रीनिंग के बाद राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए बस में बिठाकर अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर या सरकार द्वारा चयन किए गए कुछ होटल में रखा जाएगा, जहां उन्हें 2 हफ्ते तक किराया देकर रहना होगा। उसके बाद ही वो अपने घर जा पाएंगे। आज कुल मिलाकर देश भर में 1076 यात्री विदेशों से आ रहे हैं और मोदी सरकार के वंदे भारत मिशन में इस तरह से करीब 15,000 लोगों को अगले 1 हफ्ते के दरमियान स्वदेश लाया जाएगा। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली में नया अस्पताल बनकर तैयार है। बुराड़ी में बनाए गए नए अस्पताल को दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए दिल्ली सरकार पूरी तैयारी कर रही है कि कैसे भी कोरोना पर काबू पाया जा सके और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार का एक नया अस्पताल बनकर तैयार है। बुराड़ी में दिल्ली सरकार का ये अस्पताल है जो 450 बेड की जिसकी क्षमता है और इस अस्पताल को 2 से 3 दिन में खोल दिया जाएगा, जिसमें कोरोना के संदिग्ध और मरीजों को यहाँ पर रखा जाएगा। और दिल्ली सरकार फिलहाल इस अस्पताल को कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने जा रही है। जो ओपीडी सेवाएं हैं वो इस अस्पताल में अभी शुरू नहीं होंगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि उन्होंने इस अस्पताल का मुआयना किया, अधिकारी यहाँ पर दौरा करके गए हैं और अब ये तय किया गया है कि इस अस्पताल को कोविड केयर सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार कुछ दिनों के बाद लगातार इस तरीके की इंतजाम कर रही है जहां पर कोरोना के संदिग्ध मरीजों को रखा जा सके। बोला जा रहा है उसमें कोरोना के मरीजों को रखा जाएगा, कोई मन में डर नहीं? हमारे को कोई डर नहीं है। आम आदमी के लिए ये सबके काम ही आएगा।
ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमें डर है, ये है कि वो भी आम इंसान हमारी तरह ही, किसी को भी हो सकता है। आपको बता दें कि अब तक दिल्ली सरकार ने 3000 बेड का इंतजाम किया है, तो वहीं मुख्यमंत्री पहले ही ये कह चुके हैं कि हमारी 30,000 तक के मामले दिल्ली में हो जाते हैं तो उसको काबू पाने की क्षमता हमारे अस्पतालों में है और समय समय पर अस्पतालों को, होटलों को और धर्मशालाओं को खोलकर दिल्ली सरकार उनको कोविड केयर सेंटर में तब्दील करेगी। तो ये फिलहाल 450 बेड का अस्पताल है जो यहाँ पर अभी खोला जाएगा। 2 से 3 दिन में ये अस्पताल खोल दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर नहीं चलेंगी, फिलहाल सिर्फ कोरोना के जो संदिग्ध हैं और मरीज हैं उनको रखने के लिए कोविड केयर सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मानव यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अस्पताल के बाद अब आपको लेकर चलते हैं कोरोना वाले कब्रिस्तान। चौंकिए मत, दिल्ली में एक कब्रिस्तान में जमीन के एक हिस्से को कोरोना से मरने वाले लोगों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों से भी कोरोना का खतरा रहता है, इसलिए दिल्ली में ITO के पास कब्रिस्तान को कोरोना के शवों को दफनाने के लिए चुना गया है। यह कब्रिस्तान करीब 45 एकड़ में फैला हुआ है। कब्रिस्तान प्रबंधन को दिल्ली सरकार से निर्देश भी मिल चुके हैं। अभी 5 बीघा जमीन ही कोरोना की कब्र के लिए है, लेकिन आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर और भी जमीन को इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार ने संक्रमण के खतरे से बचने के लिए यहाँ तक प्लान कर लिया है कि जब ये महामारी खत्म होगी तो इसे पक्की दीवारों से कवर कर दिया जाएगा। कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से अब तक यहाँ 72 शव आ चुके हैं जो कोविड पेशेंट या कोविड संदिग्ध थे और उनके लिए 5 बीघा जो ज़मीन आरक्षित की गई है उसी में वो दफनाए जा रहे हैं और भविष्य में इस जगह को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इस स्थल को कोविड के जो मृतक हैं उनके स्मारक के तौर पर निर्धारित किया जाएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल 704 कब्रिस्तान हैं, जिसमें से 131 को उपयोग में लाया जा रहा है। 43 कब्रिस्तान अभी अतिक्रमण की चपेट में हैं। दिल्ली के अलग अलग कब्रिस्तानों में हर साल करीब 13,000 मृतकों को दफनाया जाता है। अब इस कब्रिस्तान की लोकेशन भी जान लीजिए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के ठीक पीछे इस कब्रिस्तान का गेट है, जिससे करीब 300 कदम आगे इन शवों को दफनाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा साइन बोर्ड भी तैयार किए गए हैं जो उसके बाहर लगेंगे। दिल्ली सरकार ने ITO मंगोलपुरी और मदनपुर खादर कब्रिस्तान को कोविड शवों के लिए चिन्हित किया है, लेकिन ITO कब्रिस्तान मध्य दिल्ली में होने के साथ साथ सबसे बड़ा है, इसलिए यहां ज्यादातर शवों को लाया जा रहा है। देश में कोरोना से ज्यादा कोरोना का खौफ लोगों में डर पैदा कर रहा है। दिल्ली मुंबई से आई कोरोना मरीजों की तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। एम्बुलेंस के नीचे छुपा शख्स कोई अपराधी नहीं है और ना ही इसने कोई गलती की है जिसकी इसे सजा दी जा रही है, बल्कि ये बहुत डरा है, ये बहुत परेशान था, लेकिन इसका पकड़ा जाना भी उतना ही जरूरी था। दरअसल ये कोरोना का मरीज था। ये दिल्ली के RML हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन ये परेशान होकर भागने लगा। जब इसे पकड़ने के लिए एम्बुलेंस आई तो ये एम्बुलेंस के नीचे ही घुस गया। ये तस्वीरें दिल्ली के कनॉट प्लेस से आई हैं। इस मरीज को पकड़ना डॉक्टर्स और नर्स के बस की बात नहीं थी, इसीलिए कनॉट प्लेस से बाउंसर्स को बुलाया गया। बाउंसर्स ने काफी मुश्किल से कोरोना के इस मरीज को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि भागते हुए इस कोरोना पॉजिटिव मरीज के हाथ में लोहे की एक रॉड थी, जिसके चलते बाउंसर्स को मरीज पर काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार कोरोना का ये मरीज पकड़ा गया और उसे फिर से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये वीडियो मुंबई के सायन अस्पताल से आया है। इस वीडियो को देखकर आप यकीनन चौंक जाएंगे। मुंबई के सायन अस्पताल में कोरोना का एक मरीज खिड़की से कूदकर भाग निकला। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अस्पताल के अंदर काफी चहल पहल थी, तभी ये तेजी से भागता हुआ आया और कॉरिडोर में बनी छोटी सी खिड़की से बाहर कूद गया। उसे कूदता देख आसपास के लोग काफी हैरान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया आखिर हुआ क्या है। ये घटना 3 मई की है। कोरोना मरीज के खिड़की से कूदने के बाद हड़कंप मच गया। इसके कुछ देर बाद एक और वीडियो सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से PPE किट में डॉक्टर इस कोरोना मरीज को पकड़ कर ला रहे हैं। डॉक्टर के साथ एक पुलिस वाला भी मौजूद था। आपको बता दें कि मुंबई के सायन अस्पताल का ये वही वार्ड है जहां का वीडियो नितेश राणे ने शेयर किया था, जहां डेड बॉडीज के पास मरीजों का इलाज किया जा रहा था। बहरहाल मुंबई और दिल्ली से आए ये दोनों ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स में युद्ध स्तर पर अस्थायी अस्पताल बनाने का काम चल रहा है। कुछ ही दिनों में यहां 300 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। के रेस कोर्स के एक हिस्से को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ पर एक अस्पताल के निर्माण का काम चल रहा है। आप देखिए
350 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है और करीब 150 मजदूर लगातार चिलचिलाती धूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई करों को सुविधा मिले, मुंबई करों की जान बचाई जाए, इसलिए ये मजदूर इस धूप में 24 घंटे ये काम चल रहा है ताकि जल्द से जल्द इस अस्पताल को खड़ा किया जा सके। ये अस्थायी अस्पताल है 350 बेड का, जिसमें तमाम सुविधाएं रखी जाएंगी। आसपास का जो इलाका है उन लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा क्वारंटीन के लिए। आपको बता दें कि ये वर्ली इलाके में आता है। वर्ली इलाका जी साउथ वार्ड के अंदर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग कोरोना से पीड़ित हैं। कईयों की मौत इस इलाके में हो चुकी है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को इन क्वारंटीन सेंटरों में शिफ्ट किया जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखी जा सके। मुंबई के बीकेसी में 1000 बेड का क्वारंटीन सेंटर तैयार किया जा रहा है, तो यहाँ पर 350 का। इसके अलावा NSCI जो ग्राउंड है वहाँ पर करीब 500 के आसपास बेड लगाए गए हैं। इसी तरह से मुंबई में जो भी जगह खाली है, जहाँ पर बड़े बड़े हॉल में कार्यक्रम लिए जाते थे, अब उन बड़े हॉल्स को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया जा रहा है ताकि कोरोना की इस लड़ाई में हम मजबूती से जो है उसे लड़ सकें और कोरोना को हरा सकें। और इस वक्त की बड़ी खबर CBSE से पढ़ रहे छात्रों के लिए। बोर्ड ने परीक्षा के बचे हुए पेपर्स की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। 1 से 15 जुलाई CBSE बोर्ड की परीक्षा होगी। CBSE ने बाकी पेपर्स के लिए नई तारीखों का ऐलान किया है, जिसमें 1 से 15 जुलाई तक तारीखें तय की गई हैं CBSE की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जिन छात्रों के कुछ पेपर्स हो गए थे और बाकी पेपर्स रह गए थे, उनके लिए अब ये होंगी नई तारीखें CBSE के एग्जाम के लिए। इंटर के हैं वो मात्र 12 मुख्य विषय हैं और जो मुख्य तो CBSE ने बाकी पेपर्स की नई तारीखों का ऐलान किया है। हालांकि अभी ये और देखना दिलचस्प होगा जानना कि किस तरह से इन इम्तिहानों को कराया जाएगा। 1 से 15 जुलाई तक CBSE के जो इम्तिहान हैं वो होंगे। बची हुई जो परीक्षाएं हैं, क्योंकि परीक्षाएं बीच में ही रोक दी गई थी छात्रों के लिए, तो अब ये परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच कराई जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिनों से आपके मन में था कि जो छूटे हुए पेपर हैं CBSE बोर्ड के वो कब होंगे, और जैसे हमने पहले भी कहा था कि आपको अच्छी सी तैयारी करिए। अब जो CBSE बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद देश के पुलिस वाले हमेशा याद किए जाएंगे। इस बार गुरुग्राम के पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को खुशी दी है। कुछ तस्वीरें हमेशा के लिए यादगार बन जाती हैं, कुछ तस्वीरें हमेशा के लिए जहन में कैद हो जाती हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी मिसाल बनती हैं जिन्हें हमेशा सहेज कर रख लिया जाता है। गुरुग्राम पुलिस ने जो किया वो भी इसमें से एक है। गुरुग्राम पुलिस ने इन बुजुर्ग दंपति को उनके शादी के 58 साल पूरे होने पर केक गिफ्ट किया। 81 साल के बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ आए। दोनों ने घर के दरवाजे पर केक काटा, बड़े प्यार से एक दूसरे को खिलाया। पुलिस वालों ने उन्हें विश किया और फिर सभी पुलिस वालों में केक बांटा गया। ये तस्वीरें गुरुग्राम के पालम विहार से आई हैं। यहाँ 81 साल के रिटायर्ड DIG रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से उनके बच्चे उनके मैरिज एनिवर्सरी मनाने घर नहीं आ सके, इसीलिए बच्चों ने पुलिस को फोन किया और फिर पुलिस वाले केक लेकर यहाँ पहुँचे। आपकी बेटी ने हमारे पास फोन किया था, रायपुर से फोन किया था कि मैं कुछ सामान भिजवाना चाहती हूँ लेकिन मैं भिजवा नहीं पा रही। तो फिर मैंने कहा कि मैं पुलिस की तरफ से मैं जाऊँगा, ऐसा चौक जाएगा वहाँ अपने स्टाफ को लेकर सर आपके पास आए। थैंक यू। इसके बाद बुजुर्ग ने भी बताया कि आखिर वो कितना खुश हैं। पुलिस की पहल ने उनका दिन बना दिया। बहुत खुशी मिली। सवेरे सवेरे बच्चों के फोन आए थे और हमें ये नहीं पता था कि उन्होंने पुलिस को भी अरेंज कर रखा है और वो आएंगे। मैं भी रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ, 40 साल नौकरी करी है बॉर्डर में।
तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वहीं बुजुर्ग की पत्नी ने भी कहा कि उन्हें इस तरह के सरप्राइज की कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत खुशी हुई है, आज भी इतवार को पड़ गई। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो बच्चे भी माँ बाप को खुशी देने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।